नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। इस वक्त मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में पुट खुर्द में हूं, एक ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर में हूं और यहां का मैं आलम आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ लाइन से लगे हैं, इनके ऊपर लिखा भी हुआ है। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है यहाँ पर नर्सिंग होम के हैं, कुछ हॉस्पिटल के हैं और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके अपने जो परिजन हैं, जो मरीज हैं, वो अस्पताल में एडमिट हैं और दो दिन से यहाँ पर आम लोग जो हैं यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम पुनीत है। कौन आपका बीमार है जिसके लिए आप ऑक्सीजन? मेरे जीआजी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मैं एक हफ्ते से आ रहा हूँ, पिछले 28 घंटे से लाइन में लगा हूँ, पर मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि मेरा नंबर कब आएगा। 28 घंटे मतलब आप कब आ गए थे यहाँ पर? सर, कल 11 बजे से हूँ, उससे पहले से कल 11 बजे से, कल शाम को सुबह 11 बजे से सर क्यों में हूँ। पेशेंट को ऑक्सीजन रेगुलर चाहिए, कोई सपोर्ट, कोई बैकअप मेरे पास नहीं है। मैं इनसे बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप टोकन दे दीजिए, स्लॉट ले लीजिए, कुछ तो बताइए हमें सर। हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा ढंग से। अब कब तक हम धूप में खड़े रहें? पेशेंट घर पे। आप कब से हैं जी यहाँ पर? मैं कल 12 बजे से यहाँ पे हूँ। कल दोपहर 12 बजे से? जी ठीक है। तो आपका भी नंबर अभी तक यहाँ पर? अभी तक नहीं है। आपका कौन बीमार है जिसके लिए ऑक्सीजन लेने? मेरी बड़ी भाभी जी बीमार है। भाभी बीमार है आपका? 10 बजे से है सर, कल सुबह 10 बजे से और 8 बजे के बाद यहाँ से कोई एंट्री नहीं हुई है रात से, और 8 बजे से खत्म थी गैस और आज 3 बजे आई है। पीछे से गाड़ियां पब्लिक का एक भी सिलेंडर नहीं भरा और ये मजिस्ट्रेट साहब जो कह रहे हैं कि बहुत सिलेंडर, एक भी सिलेंडर नहीं मिला, ये झूठ बोल रहे हैं। सारे स्टाफ वालों के भरे होंगे तो भरे होंगे, पब्लिक का एक सिलेंडर। और ये टेम्पो क्या है, अभी वैसे का वैसे खड़ा है। कल सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ लाइन में लगे। कल हमने इवनिंग के अंदर इन्होंने अंदर सिलेंडर लिए थे, उसके बाद अभी तक कोई रिफिल करके इन्होंने कोई सिलेंडर दिया नहीं है और हम लोगों के पास कोई बैकअप नहीं है, कोई ऐसा बैकअप नहीं है कि हम अपने पेशेंट को उस पर रिलाइज करा सके। हमारे पास ओनली सिर्फ सिलेंडर का ही ऑप्शन है और इसमें हमारे पेशेंट की देखिए, ये गुस्सा है, नाराजगी है और ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि इनके अपने परिजन जो हैं वो सांसों का संघर्ष कर रही है। जो लाइन लगी हुई है, ये सिलेंडर की लाइन नहीं है, ये इंसानों की लाइन है जो सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 2 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। प्रशासन ये कह रहा है कि कोटा कम आया है और उसके हिसाब से ही हम एलोकेट कर रहे हैं, और कभी ये भी कहना है कि जो प्लांट है, जो ये रिफिलिंग सेंटर है, वहाँ पर कुछ कमी आ गई, इस वजह से मरीजों, जो परिजन है मरीजों के, उनका जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के बाद अब दिल्ली से चलते हैं कर्नाटक। बात ऑक्सीजन की है वहाँ पर भी। कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में 24 मरीजों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अस्पताल में मैसूर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची थी। अब इसके लिए राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री बसवराजा बोम्मई ने कर्नाटक के डीजीपी आईजी प्रवीण सूद से इस मामले की जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कहा है। बढ़ते आगे बात उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों की मौत हो गई है। मौत के बाद जो मरीज के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बाधित होने के बाद ये मौतें हुई हैं। गुस्से में जो परिजन नजर आए, यहाँ पर अस्पताल में उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। इसके बाद मेरठ के जो सीएमओ हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची और मामले को शांत करने की उन्होंने कोशिश की। मेरठ के सीएमओ ने कहा है कि मरीजों के परिजनों का आरोप है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। साथ ही उन्होंने माना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये 5 जो मौतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल ये जाँच का विषय है। मैंने यहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स उनसे बात की, तो जितने भी मरीज जो एक्सपायर हुए हैं वो कोमॉर्बिड थे और बीमार थे, और यहाँ के परिजनों का कहना है कि यहाँ पे कुछ क्षण के लिए डिस्टर्ब हुआ था ऑक्सीजन बहुत इस समय सप्लाई बहुत टाइट है। कोशिश शासन की तरफ से की जा रही है कि लगातार हर जगह थोड़ा थोड़ा दें। ये आपको मालूम है, मेरे संज्ञान में 5 लोगों को एक्सपायर हुए हैं पूरे दिन के अंदर, और ये जांच का विषय है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या किस कारण से है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के जिला अस्पताल से खबर है कि वहां पर 4 मरीजों की मौत भी इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई थी। जो मरीजों के परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, इसलिए उनके जो परिजन हैं उनकी मौत हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि केवल 1 शख्स की ही मौत हुई है और वो भी हार्ट अटैक से। इन मृतकों में से एक के परिजन डॉक्टर प्रतीक सोनी का आरोप है कि करीब आधे घंटे तक ऑक्सीजन लाइन बंद रही,
जिसकी वजह से उनके भाई की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरे तीमारदारों ने भी ऑक्सीजन लाइन बंद होने का आरोप लगाया है। वहीं जिले के एडिशनल कलेक्टर का कहना है कि सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन फ्लो बाधित होने की सूचना मिली थी, जिसे सिर्फ 5 मिनट में ही ठीक कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लोगों की मौत की खबर झूठी है, सिर्फ एक शख्स की ही मौत हुई है और वो भी हार्ट अटैक से। यहाँ पर अभी आधे घंटे तक ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। मेरे बच्चे की सुबह से 94 ऑक्सीजन चल रही थी, एकदम से ऑक्सीजन बंद हो गई। आधे घंटे तक अफरा तफरी मचा करी हम बोला करे कि ऑक्सीजन चालू करो, ऑक्सीजन चालू करो। मेरी गोद में मेरा बच्चा ऐसा तड़पा करा। ये इन लोगों ने कोई डॉक्टर नहीं और कोई नहीं, हमको यहाँ पर किसी ने हेल्प करी। ऑक्सीजन लाइन बंद हो गया था, कम से कम आधे घंटे तक ऑक्सीजन लाइन नहीं चला और ऊपर मेरा पेशेंट उसी की वजह से एक्सपायर हुआ है ना। और यहाँ पे प्रशासन जो है सिर्फ मुंह दिखाने आता है। कम से कम नहीं करते करते 4 लोग एक्सपायर हुए हैं। जो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक हुआ है और वो भी कार्डियक अरेस्ट, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई खबर नहीं है। और कोरोना वायरस की इस नई खतरनाक लहर में जो वायरस है वो ज़्यादा घातक है और हमारे लंग्स पर ज़्यादा असर कर रहा है। कई मरीज जो RT-PCR स्कैन करवा रहे हैं उनका रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन लक्षण ज़्यादा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग CT स्कैन करवा रहे हैं और बार बार करवा रहे हैं। अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय और एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बार बार CT स्कैन न करवाएं, क्योंकि इससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। अगर आपको कोविड हो गया है तो फौरन CT स्कैन कराने ना पहुंच जाए। CT स्कैन का रेडिएशन एक्सरे से 400 गुना तक ज्यादा होता है। इसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। ये बात एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। यानी हल्के लक्षण हो तो आपका काम एक्सरे से चल सकता है। CT स्कैन करवाने का फैसला डॉक्टर की सलाह पर ही करें। इसी तरह हल्के कोविड में बायोमार्कर और स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज CT ना कराएं। CT तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही CT स्कैन कराएं। तो इलाज में सावधानी भी बरतनी है और उपायों को लेकर समझदारी भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, इसलिए दिल्ली सरकार अस्थायी इंतजाम कर रही है, जिसको कोविड केयर सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन देने का तरीका है वो ये है कि या तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ऑक्सीजन दी जाती है या ऑक्सीजन के सिलेंडर से, और ऐसा करके ऑक्सीजन बेड जो है वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब बड़े अस्पतालों में ही ऑक्सीजन पहुँचने में समस्या आ रही है तो कोविड केयर सेंटर तो प्रभावित होंगे ही। तो इससे निपटने के लिए अब कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया था उसने अपने स्तर पर ही अपना एक ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट ही लगा दिया है। वहां पर जाके हमने इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है यहाँ पर हूँ, और ये देखिए ये ऑक्सीजन प्लांट, अपना ऑक्सीजन प्लांट इस कोविड केयर सेंटर ने लगा लिया है। यानी कि एक तरह से आत्मनिर्भर होने की तरफ, आत्मनिर्भर कोविड केयर सेंटर बनने की तरफ अब ये बढ़ चुका है। ये जो कोविड केयर सेंटर है ये डॉक्टर्स फॉर यू करके संस्था है जो दिल्ली में 4 कोविड केयर सेंटर अलग अलग जगह पर चला रही है। उसकी ये व्यवस्था है, उसने अपने स्तर पर ये व्यवस्था की है कि प्लांट लगा लिया है जिससे कि मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। डॉक्टर सैयद है हमारे साथ डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये क्या व्यवस्था है और कितने मरीजों को आप इससे कितना लाभ पहुंचा पाएंगे। सर ये ऑक्सीजन प्लांट है जिससे हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलता रहेगा और ये एक दिन में लगभग हमें 1500 लीटर ऑक्सीजन यानी ऑलमोस्ट अराउंड 32 डी टाइप सिलेंडर्स के बराबर ऑक्सीजन देगा। अच्छा, तो ये क्या मरीजों को डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए आप लोग सप्लाई करेंगे या सिलेंडर्स के जरिए देंगे? नहीं सर, हमने 15 बेड पे पाइपलाइन कंटिन्यूस पाइपलाइन कनेक्ट की है जिसमें हमने 15 बेड्स को कनेक्शन दिया है। उन 15 बेड पे कंटिन्यूस हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा। ये जो इंतजाम किया गया क्योंकि प्लांट है तो डायरेक्ट ही पाइपलाइन लगा दी गई है, तो अभी शुरुआती तौर पर 15 बेड्स पर
इसका इंतजाम किया गया है कि 15 मरीजों को डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन दी जा सकती है। ऑक्सीजन भी आ रहा है, हमारे पास कंसंट्रेटर्स भी हैं और ये अब ऑक्सीजन प्लांट भी हो गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को बेटर करते रहें। और दिल्ली सरकार ने आज से 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। ऐसे में जो स्कूल भी हैं उनको भी वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ऐसे ही एक स्कूल में पहुंची जिसे वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगवाया और पूरी प्रक्रिया समझाई। उनकी रिपोर्ट देखिए। मैडम, आपको क्या डिटेल अभी दिखानी पड़ेगी, क्या बताना पड़ेगा? आधार कार्ड अपना और मोबाइल नंबर। तकरीबन आधे घंटे तक कतार में थे और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन की जब बारी आई तो उसके बाद हमसे हमारा आधार कार्ड मांगा गया। मैंने अपना आधार कार्ड दिया। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है पीछे बनी हुई है लगातार, वहाँ पर आधार कार्ड दिया, अपना फ़ोन नंबर बताया, अपना नाम बताया और अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाई। एक अपॉइंटमेंट स्लिप जो ऑनलाइन मुझे इशू हुई थी कोविन पर कल रात जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वैक्सीनेशन सेंटर टोकन नंबर 1 ये आप देख सकते हैं। सर, मेरा नाम सुकीर्ति है। मेरे यहाँ पे 10 से 12 के बीच में स्लॉट था। ये मेरा आधार कार्ड है, आप ये देख सकते हैं, डिटेल चेक कर लीजिए। They say that I should be receiving an OTP at this point of time, but it's not coming on my phone. So now they will try an alternative because I am unable to receive an OTP on my phone at this point of time. Mask निकालना पड़ेगा। So in case there are system issues, the officials here will try and help you out. That is what they did in my case. But please understand that there are no walk-in vaccinations that are happening. You need to have an appointment in the system. So this takes barely a second for you to receive the jab. And 45 डेज के बाद सेकेंड डोज लगेगी। फीवर आए तो पैरासीटामोल की दवाई लेनी है। अभी आधा घंटा बाहर बैठोगे, इसके बाद घर जाना है। मास्क का प्रयोग हमेशा करना है। थैंक यू। जो भी दर्शक इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और इसको देख रहे हैं, प्लीज जाकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। बाराबंकी जिले के गुलरिया गांव में सूरत और दिल्ली से 10 प्रवासी मजदूरों को प्रधान पद के उम्मीदवार ने वोट डालने के लिए किराया देकर बुलाया। गांव के लोग कहते हैं कि सभी बीमार हो गए। सर 10 लोग आए थे लगभग और जो है वो बीमार पड़ गए। प्रधान प्रत्याशी ने खर्चे पर बुलवाया था तो जो है वो बीमार पड़ गए। कोई जिला अस्पताल में है, कोई जो है मेडिकल कॉलेज में है, कुछ लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। तो जो है उससे हम लोग जो है डरे हुए। अब गुलरिया गांव में डरे हुए लोग मास्क पहने दिखने लगे हैं, चाहे घर के बाहर खाली बैठे हों या काम धंधा करते। ज्यादातर मास्क लगाए हैं। संजू देवी मास्क लगा के खाना बनाती हैं। कोरोना से पहले उन्होंने कभी मास्क देखा भी नहीं था। आज आप खाना बना रही मास्क लगा के, किस तरह से, क्या कोरोना का डर है क्या? जी हाँ, कोरोना का डर है। इससे पहले कुछ जब बनाती थी तो मास्क लगाती थी कि नहीं? नहीं, तब नहीं लगाते थे, अब लगाते हैं। कोरोना से डर है। एनडीटीवी की टीम गांवों में कोरोना का जायजा लेने यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में गई। आजमगढ़ के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इस अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव शुरू हो जाते हैं। 70 बेड के इस कोरोना अस्पताल में 70% मरीज आजमगढ़ के गांवों के हैं। इस बार गांव में उतना कहर नहीं देख रहे थे लोग कोरोना का, पर इस बार गांव के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो इस बार हमें गांव में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस बार गांव के पेशेंट बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कोरोना के। बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर में रहने वाले टीचर सुशील शर्मा की 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के मतदान ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। पत्नी भी पहले से संक्रमित थी। अगले दिन दोनों की मौत हो गई। इलेक्शन जो है होना ही नहीं चाहिए हुई। इलेक्शन में ही बहुत कर्मचारी मारे गए। यूपी की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां सबसे बड़ा चुनाव हुआ है।
जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। यही नहीं, लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर जो हैं वहाँ पे मतदान करने के लिए बुलाए गए हैं। अब वहाँ कितने लोग संक्रमित हैं ये तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि वहाँ कोरोना का टेस्ट ना हो जाए। लेकिन गांव में इस तरह कोरोना का फैलना बहुत खतरनाक संकेत है। आजमगढ़ में रवि प्रकाश, बाराबंकी में सरफराज और बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन लोग इसमें भी मनमानी कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे। अब पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है। जोधपुर में ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। कई मामले में पुलिस ऐसे लोगों को हिरासत में ले रही है और उन्हें 3 दिन क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जा रहा है। पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से शरद शर्मा और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।